हेलो बच्चों, तो क्या हाल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने देखा था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फिर हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने देखा कि डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। फिर मैंने देखा कि उसके इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इससे अन्य पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। और मैं हर वीडियो में ये बताया और इसमें भी बता रहा हूँ कि तीनों में से कोई एक ना एक जो है पेपर में एकदम छप जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीनों वीडियो हम लोगों ने देखा है। अगर आप वो तीनों वीडियो आप नहीं देखे हैं हमारा, तो प्लीज़ 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 आप यूट्यूब पे जाइए, मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ से वीडियो आप देखेंगे तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और उसको तैयार कर जाइए। उसके बाद तब ये टॉपिक देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और या अगर आप क्लास 12 के बोर्ड की तैयारी करते हैं उसके लिए भी ये हमारा वीडियो जो है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप आगे की तैयारी करते हैं, IIT JEE मेंस जिसकी भी तैयारी करते हैं, आप एडवांस की तैयारी करते हैं, उसमें भी आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होता है। और जैसे ये टॉपिक खत्म होगा मैं कुछ प्रॉब्लम आपको कराऊंगा जो बोर्ड के दृष्टि से भी उपयोगी होगा और अगर आप आगे की तैयारी करते हैं उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम पवन तिवारी और आपका प्यारा सा सुंदर सा अच्छा सा मेरा और आप सारे लोग का जो है चैनल पवन सर साइंस 066। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो उस पर किस तरह का हमारा फोर्स लगेगा, ये चीज हम यहाँ पर कैलकुलेट करना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम सपोज कर लेंगे। आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये वीडियो आप नहीं देखें तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है और आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं वीडियो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। वैसे अगर इक्व पैरेलल लाइन हो, इक्व प्लस पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइन जो है एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर रखा गया हो तो उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक, वो वहां पर मैंने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप वो सारा वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर देखिए, उसके बाद आप इसको पढ़िए तो आपको क्लियर समझ में आएगा। और जो देख लिया है उसका स्वागत है, आइए पढ़ते हैं, क्लियर समझ में आएगा आपको। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर मैंने सपोज कर लिया। ठीक, इसके अंदर हम एक डाइपोल ले लेंगे। सपोज दैट इसके अंदर एक डाइपोल है, ठीक, ए और बी। ठीक, ये माइनस की और ये प्लस की मैंने ले लिया। इसका लेंथ जो है 12 के बराबर है, हमने सपोज कर लिया 12 लेंथ का ये डाइपोल है। ओके, अब चूंकि ये डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा गया है तो हम लिखते हैं कंसीडर, तो आगे बताते हैं कंसीडर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर लिखी है। ठीक, इसके अंदर जो है एक डाइपोल है। आप पेन कॉपी ले लीजिए, नोट्स बनाना जो है स्टार्ट करिए। ठीक, साथ ही साथ क्योंकि मैं एकदम क्लास 12 के जो बोर्ड का सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ाता हूँ, तो आप नोट्स बनाइए और उसको तैयारी कर लीजिए। इसके अंदर मैंने एक डाइपोल लिख दिया, तो लिखेंगे लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2L प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक जो फील्ड में एक डाइपोल जो है रखा गया है 12 लेंथ का, उस डाइपोल मोमेंट
whose dipole moment is p वेक्टर, इसका डाइपोल मोमेंट जो है p वेक्टर है। हम सपोज कर लेंगे कि इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है, ठीक। कहेंगे लेट डाइपोल मोमेंट makes an angle theta with direction of या with electric field, with इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है थीटा एंगल। जैसे आप, मैं एकदम इजी एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ ताकि आप आसानी से इसको तैयार कर सके। एनसीईआरटी का लैंग्वेज देखेंगे तो बहुत कठिन होता है वो, ठीक ना, समझ नहीं आएगा क्या उसके अंदर लिखा है। और ये मैं सिंपल एकदम इजी गोइंग लैंग्वेज यूज करता हूँ, ठीक, जो आप आसानी से तैयार कर सके। इसलिए नोट्स बनाना शुरू करिए आप। चूंकि डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे हम तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, चूंकि प्लस चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ इधर होगा। और आपको पता है कि जब किसी चार्ज पे यहाँ प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, तो जो किसी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है आपको पता है क्यू ई वेक्टर कुछ होता है, फोर्स ऐसा होता है ना, वही चीज पे लगेगा क्या, क्यू ई वेक्टर, यहाँ फोर्स लगेगा। नेगेटिव चार्ज में भी फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है तो यहाँ पर भी क्यू ई वेक्टर लगेगा, ये इधर का लगेगा इधर का लगेगा, भाई दो चार्ज है तो लगेगा ही लगेगा फोर्स, ठीक। अब ये दोनों फोर्स क्या होगा, तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगा। भाई इस चार्ज के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, इस चार्ज के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स अंदर डाइपोल कितना होगा, तो कहेंगे नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा, एफ नेट की बात करते हैं, ये आपका क्यू ई, ये माइनस क्यू ई दोनों मिलकर किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी इस डाइपोल पर जो टोटल फोर्स होगा जीरो के बराबर होगा। अब क्या होगा, ये डाइपोल जो हमारा है इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, रेड वाला सपोज ये डाइपोल हो, इसके ऊपर एक इधर का फोर्स लग रहा है, एक इधर का फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्स क्या करेगा, डाइपोल को जो है रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये फोर्स है, एक फोर्स क्या है नीचे का लग रहा है, एक फोर्स ऊपर का लग रहा है, लग रहा है ऐसे, तो क्या करेगा ऐसे और ऐसे अगर फोर्स लगेगा तो इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कराएगा ना फोर्स। देखिए यहाँ पर लग रहा है तो ये डाइपोल क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सॉरी ये फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर, ये फोर्स करेगा डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगा। और एलिग्न टू डाइपोल और ट्राई टू एलिग्न, और डाइपोल को क्या करेगा, ट्राई टू एलिग्न इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ से, यह है ना आपका, ये आपका है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे लाने की, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो डाइपोल को भी क्लॉकवाइज रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा ऐसे, ठीक। चूंकि इस पे कपल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना भाई, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा है इसके ऊपर, एक इधर का फोर्स लगा है, एक इधर का फोर्स लगा है, दोनों इक्वल है और अपोजिट है, तो कपल का फॉर्मेशन करेगा। और कपल का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क क्या करेगा कि डाइपोल को जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। ये चीज क्लियर हो रहा है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि इसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करते हैं, इसको मिला देते हैं और ये मेरा हो जाएगा सी। अब इस डाइपोल को जो परपेंडिकुलर पहले लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, इन दोनों क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया, और टॉर्क इक्वल टू इन दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स, चूंकि मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं तो इसलिए प्लस माइनस से मतलब है नहीं, क्यू ई यहाँ पर भी है, क्यू ई यहाँ भी है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी क्या होगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ मैं परपेंडिकुलर का सिंबल बना दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, कहां गया मेरा, ये देखिए एक फोर्स इधर का लग रहा है, एक फोर्स इधर का लग रहा है, इन दोनों के बीच का फोर्स को हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं ऐसे, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यही लाइन तो होगा, यही वाला। देखिए ऊपर की तरफ फोर्स है, नीचे की तरफ फोर्स है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा मेरा, ऐसे जाएगा, जा रहा है डॉटेड लाइन AC है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा ना, AC के बराबर, ठीक।
तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड क्या है क्यू ई इनटू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा एसी, एसी हम कह देंगे। ओके, तो हमारा आइदर फोर्स हो जाएगा क्यू ई और ये मेरा हो जाएगा ए और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एसी। अब इसमें हम क्या करेंगे, एसी की वैल्यू निकालेंगे कितना होता है। तो देखिए ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा ही बनेगा, आप कंफ्यूज मत करिएगा यहाँ थीटा तो यहाँ कैसे थीटा होगी, तो आप जानते ही हैं पैरेलल लाइन है ना भाई, तो यहाँ 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 हर जगह थीटा बनेगा। अगर यहाँ से पैरेलल खींच देंगे तो यहाँ पर भी थीटा बन जाएगा, है ना सर। तो ये मेरा एंगल थीटा है, तो निकालेंगे एसी का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर मेरा एसी है और हाइपोटेनस मेरा कितना है ए बी है, ए बी, तो एसी इक्वल क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और ए बी क्या है डायपोल का लेंथ है, तो डायपोल लेंथ 12, फिगर में भी 12 लिखा गया है, तो हो जाएगा 2l साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा एसी का लेंथ 2l साइन थीटा के बराबर। नहीं दिख रहा है ये, चलिए इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है तो इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। एसी इधर लिख रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर एसी और हाइपोटेनस क्या होगा ए बी होगा, तो एसी की वैल्यू निकालेंगे तो एसी इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और ए बी का लेंथ क्या है, ये ए बी डायपोल लेंथ है 12, यहाँ भी 12 है, तो जाएगा 2l साइन थीटा, तो एसी बराबर आपका हो जाएगा 2l साइन थीटा। ये चीज समझ में आया, नोट करिए इसको, नोट करिए तो फिर मैं आगे बताता हूं, नोट करिए, कर लिए नोट, हो गया, हो गया, तो आगे चलते हैं, साफ करते हैं इसे हम। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा, ये हमारा एसी है, ठीक, क्या हो जाएगा नेट फोर्स है हमारा, तो टॉर्क इक्वल टू क्या बनेगा क्यू ई इनटू एसी के क्या रखेंगे 2l साइन थीटा होगा, तो क्यू ई इस 12 को क्यू के साथ ले लेते हैं, हो जाएगा 2l और ई साइन थीटा बनेगा, और आपको पता है क्यू इंटू 12 इक्वल टू क्या होता है पी होता है, तो टॉर्क इक्वल क्या होगा, इसके जगह पी रख देंगे, पी ई साइन थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। भाई साइन है तो क्रॉस ही लगेगा, क्रॉस रहता है तो डॉट लगता है, साइन है तो क्रॉस लगेगा। ये चीज समझ में आया, नोट करिए इतना, तो फिर आगे बताते हैं हम। हो गया, अब इसका हम डायरेक्शन देखेंगे कि इस टॉर्क का डायरेक्शन किधर होता है, ठीक, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, ये हम ले लेंगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए ये मैं ले लिया मैग्नेट डायपोल मोमेंट P, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो टॉर्क क्या होता है, इन दोनों के दो E और P वेक्टर का जो प्लेन होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनटू द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर, पेपर का जो प्लेन है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर परपेंडिकुलर टू E एंड P, E वेक्टर और P वेक्टर के परपेंडिकुलर, इसको हम निकाल सकते हैं राइट हैंड जो हमारा रूल होता है, राइट हैंड स्क्रू या क्लॉक रूल जो होता है उसके द्वारा हम इसका डायरेक्शन निकाल देते हैं, टॉर्क का डायरेक्शन, ठीक। ये सपोज दैट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा टॉर्क है, इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है मेरा कितना थीटा का, ये मार्कर मेरा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड पिन क्या है टॉर्क है, इसको क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है, तो जो टॉर्क का होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा इनटू द, ये जो प्लेन बन रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर और इनटू द प्लेन, ऐसे इस डायरेक्शन में होगा मेरा, है ना, इस डायरेक्शन में मेरा होगा परपेंडिकुलर, ये बन रहा है ना आपका, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और पी वेक्टर है, तो क्या होगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, पेपर का जो प्लेन है उसके इनटू परपेंडिकुलर बनेगा मेरा, पूरा ऐसे बनेगा इसका डायरेक्शन, ठीक ना, हम निकाल सकते हैं, यहां हम इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे बनेगा डायरेक्शन, प्लेन ऑफ पेपर इस तरह का, राइट हैंड रूल के स्क्रू की ऐसे हम उठा नीचे की तरफ है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से घुमाएंगे, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है ना मेरा, ये देखिए अंगूठा नीचे की तरफ, ये क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो टॉर्क होगा क्या होगा, इन दोनों के प्लेन के इनटू एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखिए इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इसके, और देन इनटू, तो इस तरह का जो होगा टॉर्क का डायरेक्शन बनेगा इस तरह, और इधर अंगूठे की तरफ, इधर हैंड राइट हैंड रूल से आपका, तो अंगूठे की तरफ इस तरह, और इसको रोटेट करेंगे ऐसे। ये टॉर्क है मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से रोटेट मैंने बताया था ना, यहाँ से ये फोर्स क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा, तो वही ये टॉर्क जो है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कराएगा। तो जो टॉर्क लगेगा वो क्या होगा, इस प्लेन के, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे करके इस तरफ फोर्स लगेगा आपको, ठीक ना। तो इसका डायरेक्शन अगर हम निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ई और पी के क्या होगा, परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड परपेंडिकुलर टू ई और पी दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसके अगर हम यूनिट की बात करते हैं, इरेज करते हैं इसको, यहां से इरेज कर देते हैं। इसके अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप देखते हैं कि टॉर्क बल क्या होता है, पी साइन थीटा होता है, तो इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं न्यूटन और मीटर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। इसका एक और डेफिनेशन हमारा यहां से बन जाएगा, इरेज करें से। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा मेरा, ये होता है टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, यहां से पी की वैल्यू निकालेंगे तो ई टॉर्क और ई साइन थीटा हो जाएगा, होगा। और यहां से अगर हम ई इक्वल टू 1 ले लेते हैं और थीटा इक्वल टू अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो पी की वैल्यू क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू भी क्या होगा, 1 के बराबर ही होगा, सब मिलाकर टाउ के बराबर हो जाएगा, यानी पी जो होगा मेरा टॉर्क के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया, यानी डाइपोल मोमेंट जो है हमारा उस टॉर्क के बराबर होगा जो इसके ऊपर लग रहा है। यदि टॉर्क को जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम रखते हैं, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर हम रखते हैं टॉर्क को, तो उस समय जो हमारा होगा डाइपोल मोमेंट वो टॉर्क के न्यूमेरिकली बराबर हो सकता है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डाइपोल मोमेंट न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क, इस टॉर्क के न्यूमेरिकली इक्वल होता है व्हेन द which is acting on the dipole, इस डाइपोल पर जो लग रहा है, प्लेस इन एन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डाइपोल को जो है हम यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर रखते हैं, राइट एंगल पर रखते हैं, तो जो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा उसी टॉर्क के बराबर डाइपोल होगा। तो हम कह सकते हैं कि डाइपोल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, डाइपोल मोमेंट जो हमारा P की वैल्यू होता है, डाइपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द उस डाइपोल पर, जो उस डाइपोल पर लग रहा है, इस डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क के बराबर होता है जो टॉर्क प्लेस किया गया राइट एंगल इन अ यूनिट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि डाइपोल मोमेंट कहेंगे, डाइपोल मोमेंट इज numerically equal to torque acting on dipole placed at right angle in कहाँ, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल रखा गया है उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क जो है न्यूमेरिकली जो है किसके बराबर होता है, तो डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। ये चीज यहां पर हम लिख सकते हैं। ये समझ में आया, नोट करिए। तो इसमें एक दो कंडीशन है, उस कंडीशन को भी देखते हैं, तो फिर इसको फिनिश करते हैं। इरेज करें से हम, चलिए यहां से इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। अब लेते हैं क्या आया था, P बराबर क्या आया था, आपको याद है टॉर्क बराबर क्या था, पी ई साइन थीटा आया था। ये वैल्यू आप नोट किए होंगे, याद होगा, इतना आया था। ठीक, केस फर्स्ट क्या लेंगे, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए पहले जीरो लेके चलते हैं, थीटा इक्वल टू 0। यदि थीटा की वैल्यू मेरा 0 के बराबर हो जाए, थीटा कब 0 होगा, देखिए 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 ध्यान से देखिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलिए दो अलग अलग ले लेते हैं। ये मार्का मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेड मेरा डाइपोल है।
इसके बीच का एंगल कितना बना है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर थीटा एंगल बना है, थीटा एंगल बना है। अब ये जीरो कब होगा, जब कम होते कम होते कम होते कब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तब मेरा एंगल, भाई एंगल बनना है यहाँ पर, इधर आएंगे तो एंगल तो मेरा बढ़ता जाएगा, 180 हो जाएगा। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मार्कर, रेड फिर मेरा डाइपोल है, और इसके बीच का एंगल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके बीच का एंगल थीटा बन रहा है, थीटा मेरा कब कम, जीरो होगा, ऐसे कम होते तो एंगल मेरा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो जीरो के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टार्क इक्वल टू पीई साइन जीरो, साइन जीरो करेंगे तो सबका सम क्या, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो टार्क क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो जब हमारा डाइपोल जो हमारा पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नो टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, डाइपोल पर कोई टार्क हमारा एक्ट नहीं करता है, तो बोल देंगे नो टार्क, नो टार्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, डाइपोल पर कोई टार्क मेरा नहीं एक्ट करेगा, मतलब कोई टार्क नहीं, पैरेलल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए डाइपोल, तो उस समय डाइपोल को कोई फोर्स काम है, कोई टार्क नहीं लगेगा इसके ऊपर, ठीक। नेक्स्ट केस लेके चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसको भी साफ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट मेरा ये है, इफ केस 2 क्या बनता है, के सेकंड बनता है थीटा इक्वल टू 180, 180 कब होगा, ये मेरा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मार्कर, ये क्या है मेरा डाइपोल है, एंगल क्या बनेगा, थीटा एंगल बन रहा है दोनों के बीच, एंगल को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, 90 होगा, 90 से ज्यादा करेंगे 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 180 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच कितने का एंगल बन रहा है, 180 का, यानी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, टॉर्क इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, एंटी पैरेलल बोलेंगे। देखिए ऐसे था ना आपका, ये पहले दोनों इस तरह था, एंगल को बढ़ाते गए बढ़ाते एंटी पैरेलल हो रहा है, एंटी पैरेलल इस तरह एंटी पैरेलल हो गया, पैरेलल भी और एंटी पैरेलल। तो जब एंटी पैरेलल होगा तो क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन 180 कहेंगे इसे हम, और ये अभी जानते हैं भाई साइन 180 की वैल्यू क्या होगा मेरा, जीरो, सब मिलाकर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस समय अगर एंटी पैरेलल भी हो जाता है, अगर डाइपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर भी नो टार्क होगा, तो हम यहां पे भी कर देंगे नो टार्क, क्या होगा, नो टार्क होगा कब, जब एंटी पैरेलल हो जाएगा, टॉर्क अगर डाइपोल जो हमारा एंटी पैरेलल हो जाएगा तो कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं, मतलब कोई टॉर्क उसके ऊपर एक्ट नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन लेते हैं हम, केस नंबर अगर 3 की बात करते हैं, तो थीटा इक्वल टू मेरा अगर 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, ये मेरा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा डाइपोल है, एंगल बन रहा है थीटा, अब इसको बढ़ाते 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 ऐसे कर दिया जाए, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसे 90 डिग्री का, पहले किस एंगल पे था, पहले इस एंगल पे था, ये देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइपोल, इसके बीच का एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पर दिखाया भी है फिगर में थीटा। अब इसको बढ़ाते 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 इसको मैं 90 डिग्री कर, मतलब इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो कितना टॉर्क लगेगा, तो थीटा इक्वल टू 90 लेके चलेंगे तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है मेरा 1 होता है, तो पीई होगा इस समय मेरा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम हमारा बनता है टॉर्क, ठीक है। तो जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मेरा टॉर्क रहे, इस तरह रहे, तो उस समय जो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर में अगर डाइपोल रख देते हैं हम, तो उस समय जो उसके ऊपर टॉर्क लगता है वो क्या होता है मेरा मैक्सिमम टॉर्क उसके ऊपर काम करता है। तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट ऑन द डाइपोल, डाइपोल पर मेरा जो है मैक्सिमम टॉर्क लगेगा जब मेरा क्या हुआ परपेंडिकुलर होता है, तो ठीक ना। तो ये रहा हमारा ये टॉपिक, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आप लोग के लिए इसी तरह से जो है अच्छे अच्छे वीडियो और अपलोड करता रहूँगा। जो लोग 12 का एग्जाम दे रहे हैं उसको नोट्स बनाइए, याद करिए, तैयारी करिए, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो इस तरह का अपलोड करूँ, या मेरा लाइव क्लासेस भी चलता है रोज, और अगर मैं लाइव क्लासेस चलाऊँ तो उसका आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे और आप उस वीडियो का आनंद या लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।